बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। आज जिस लीगल टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका ताल्लुक उमूमी तौर पे तो हम सब के साथ है, लेकिन पर्टिकुलरली और ख़ुसूसी तौर पे इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स के साथ है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ में अभी एडमिशन लिया है और LLB कर रहे हैं, उनको चूँकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लिहाजा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश भी ये थी कि इस सब्जेक्ट को लेक्चर्स की सूरत में अपलोड किया जाए और चैनल पे इसे डाला जाए ताकि वो इसका फ़हम व इदराक हासिल कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ भी सकें, उसे समझ भी सकें और इसको आसानी से अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी इसके कंटेंट्स को और इसके टॉपिक्स को वो तैयार भी कर सकें। लिहाजा आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे हम बात करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस क्या हैं, इसके अंदर सेक्शंस क्या हैं और कौन सी सेक्शन किस टॉपिक को डील करती है और किस कानून को डील करती है, इस पे हम बात उस वक्त करेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शंस को सेक्शन वाइज पढ़ने के लिए हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन आज सिर्फ इस आज की गुफ्तगू में हम ये कोशिश करेंगे कि हम मुख्तसरन इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड पे हम बात करें। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ। ये बेसिकली बिज़नेस लॉ का एक हिस्सा है, बिज़नेस लॉ का एक पहलू है जिसे हम तजारती कानून से ताबीर करते हैं। बिज़नेस लॉ को हम कमर्शियल लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मर्केंटाइल लॉ का भी नाम देते हैं। और इस मर्केंटाइल लॉ को और इस कमर्शियल लॉ को जो बेसिकली बिज़नेस लॉ का हिस्सा है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसका मकसद हमारे सामने ये आता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ लॉ विच गवर्न्स एंड रेगुलेट्स द ट्रेड्स एंड द कॉमर्स। ये कानून की वो ब्रांच है, कानून की वो शाख है जिसे हम बिज़नेस लॉ कहते हैं, जिसके अंदर हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को स्टडीज़ करते हैं, उन कायदे और ज़ाब्तों का मुताला करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं जो तजारत से मुतल्लिक होते हैं, जो बिज़नेस से मुतल्लिक होते हैं, जो ट्रेड से मुतल्लिक होते हैं। और उन ज़ाब्तों और कवानीन के अंदर, उन उसूलों और कायदों के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ट्रेड से मुतल्लिक जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो पार्टीज़ के शोल्डर्स पे कानून डालता है, फ्री कैन पे डालता है, वो राइट्स क्या हैं और वो ऑब्लिगेशंस क्या हैं। आगे चलने से पहले कि इनके राइट्स पे बात की जाए या इनकी ऑब्लिगेशंस पे बात की जाए, चूँकि आज हमारी गुफ्तगू इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हद तक महदूद होगी, तो उसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ बिज़नेस लॉ क्या हैं। बेसिकली वो ज़राए क्या हैं, वो सोर्सेज क्या हैं जहाँ से ये बिज़नेस लॉ ड्राइव किया जाता है और ये लिया जाता है, या वो कौन सी बुनियादें हैं जहाँ से हम बिज़नेस लॉ के प्रिंसिपल्स, बिज़नेस लॉ के कवानीन को और इसकी स्पिरिट को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इसके सोर्सेज हैं वो बुनियादी तौर पर हमारे सामने दो सोर्सेज आते हैं, एक इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ है और एक पाकिस्तानी मर्केंटाइल लॉ है। इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ में हम जब गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बेसिकली ज़्यादातर कस्टम्स पर और यूजेजेस पर और कन्वेंशंस पे बेस करता है। तजारती रवायात इसके अंदर स्टडी की जाती हैं, तजारती रस्म व रवाज को देखा जाता है और इसी मर्केंटाइल लॉ के इस जो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ है, इसके यूजेजेस से, इसके कन्वेंशन से और इसके तजारती रवायात और रस्मों और रिवाजों से पाकिस्तान का लॉ भी यहीं से अपनी स्पिरिट लेता है और बहुत सारे उसूल हमने यहीं से लिए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो पाकिस्तानी लॉ है कि पाकिस्तान का जो लॉ है तजारत से मुतल्लिक और ट्रेड और बिज़नेस से मुतल्लिक, उससे हम अपने तजारती कवानीन और उसूल अख़ज़ करते हैं।
बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो हिंदुस्तान की तकसीम से पहले यानी पाकिस्तान के बनने से पहले की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स जो थे जो रिलेटेड थे विद द ट्रेड प्रिंसिपल्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थे, वो इंडियन लेजिस्लेचर ने पास किए थे। उनमें बहुत सारे एक्ट जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थे, लेकिन वो बिज़नेस लॉ का हिस्सा माने जाते थे। उन्हीं एक्ट्स में कुछ तब्दीलियां करके कुछ रिप्लेस्ड किए गए, कुछ रिपील्ड किए गए, और अपने सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन्हीं एक्ट से बहुत सारी चीज़ें लेके अपने मुल्क के लिए कानून साजी की, और मुख्तलिफ़ नामों से हमने कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक जो प्रिंसिपल्स थे उन पर मुश्तमिल हमने अपने कवानीन बनाए, जो आज हमारे मुल्क में नाफिज हैं। उनमें जो उस वक्त कवानीन मौजूद थे, उनमें द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, उसमें द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, उसमें द पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसमें द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 था, उसमें द कंपनीज एक्ट 1913 था। ये तमाम एक्ट्स जो थे ये बिज़नेस लॉ को डील करते थे, जिनका एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट भी था, जो आज हमारे मुल्क में द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से इम्प्लीमेंट है और नाफिजुल अमल है, और तमाम मुआहदों के कवानीन और मुकद्दमात और तनाज़ात इसी कानून की रोशनी में देखे जाते हैं। दूसरा जो सोर्स ऑफ लॉ हमारे सामने मौजूद है इस बिज़नेस लॉ के हवाले से और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो है जुडिशियल डिसीजंस। वो अदालती मुकद्दमात जिनके फ़ैसले करती हैं अदालतें, जिनको हम जुडिशियल जजमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम जुडिशियल डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं, और अदालती फ़ैसला जात के नाम से भी जानते हैं। इनके लिए जो कानून हमें उसूल देता है, वो उसूल ये देता है कि जब कानून किसी ख़ास मौजू पे, किसी ख़ास पहलू पे और किसी ख़ास मामले पे ख़ामोश होता है, साइलेंट होता है, तो अदालतें जो अपने मुकद्दमात के ज़रिए, मुकद्दमात के फ़ैसलों के ज़रिए, अपनी जजमेंट्स के ज़रिए और अपने फ़ैसलों के ज़रिए जो उसूल मुकर्रर करती हैं, जो प्रिंसिपल हेल्ड करती हैं और जो नया उसूल वज़ा करती हैं, और किसी मुकदमे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बिज़नेस लॉ की रोशनी में किसी ऐसे मौजू को जिस पे बिज़नेस लॉ या कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है वो खामोश था, उसकी तशरीह करते हुए कोई नया कानून, कोई नया उसूल वज़ा कर देती हैं, और वो जो फ़ैसला होता है वो भी एक सोर्स की हैसियत रखता है कि वहाँ से भी हम तजारती कवानीन, तजारती उसूल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिहाज से और बिज़नेस के लिहाज से हम उनको भी हम फॉलो करते हैं। और ये जो जजमेंट्स देती हैं अदालतें, ये हमारे जहन में रहना चाहिए कि ये 3 उसूलों पर दी जाती हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को मद्देनज़र रखा जाता है, दूसरा जस्टिस को मद्देनज़र रखा जाता है, और तीसरा गुड कॉन्शियस को मद्देनज़र रखा जाता है। इन 3 बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए जो जुडिशियल जजमेंट्स दी जाती हैं बिज़नेस लॉ से मुतल्लिक और कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक, उनको भी हम सोर्स ऑफ बिज़नेस लॉ या सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं और कंसिडर करते हैं। इसके अलावा बिज़नेस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का जो सोर्स है, वो तीसरा सोर्स हमें ये मिलता है कि वो यूजेजेस और कस्टम्स पर मुश्तमिल है। यानी जो तजारती रवायात हैं, जो तजारती रसूम और रिवाज हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो ख़ुद ये कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद नहीं है जो बिज़नेस लॉ की यूजेजेस को, बिज़नेस लॉ के कस्टम्स को और इसके कन्वेंशंस को हिट करती हो या इफ़ेक्ट करती हो। यानी दूसरे अल्फाज में जो हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क के अंदर जो तजारत के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से जो अच्छी रवायात पाई जाती हैं, जो अच्छे कस्टम्स और रस्म व रिवाज पाए जाते हैं, और जो बिटवीन द पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त
ट्रेड को डील करते वक्त जो डीलिंग्स पाई जाती हैं उनको लॉ जो है वो कंसिडर करता है और उन्हें सोर्स ऑफ लॉ करार देता है। इनकी अहमियत जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका कि एक्ट खुद कहता है कि कानून की कोई प्रोविज़न इन्हें इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ इस वक्त मौजूद है मुआहदों से मुतल्लिक और कॉन्ट्रैक्ट करने से मुतल्लिक, बिज़नेस करते हुए चूँकि मुआहदों की ज़रूरत होती है, मुआहदे किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड जो लॉ पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल है उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो आपके LLB के कोर्स में शामिल है। और इसके साथ एक रेलेवेंट लॉ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी मौजूद है, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारा फोकस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे है, तो हम इसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने तक महदूद रहेंगे। ये दो पहलुओं को डील करता है। एक ये चीज़ है जो इसका फर्स्ट पहलू है वो है द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ते हैं और इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें वो तमाम मुआहदे आ जाते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जो तजारत से रिलेटेड हैं और जो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। लिहाजा ये तमाम ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है, उन पे बात करता है, उन पे उनके कवानीन को हमारे सामने लाता है। और दूसरी जो चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं वो ये है, इसका दूसरा पहलू, कि वो जो तमाम कवानीन हैं वो बाकायदा नामों के साथ और बाकायदा मौज़ूआत के साथ इसके अंदर मौजूद हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्टडीज़ करेंगे उनमें द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी शामिल होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज होगा और उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। ये वो तमाम मुआहदे हैं जिनसे मुतल्लिक कवानीन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ेंगे। इसकी सेक्शन 76 से सेक्शन 123 और सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक जो कवानीन बयान किए गए हैं वो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप से मुतल्लिक बयान किए गए हैं। लेकिन बाद में इन्हीं को के अंदर कुछ तब्दीलियां करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इन सेक्शन से जो कवानीन, दो कवानीन इसके अंदर मौजूद थे, एक सेल ऑफ गुड्स की सूरत में और एक पार्टनरशिप की सूरत में, इनको वहाँ से ड्राइव करके उनको सेपरेट करके दो अलहदा कवानीन, एक द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से और एक द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से अलहदा करके दो कवानीन बना लिए गए। लिहाजा आप जब भी LLB में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये कवानीन अलहदा बुक्स की सूरत में, अलहदा एक्ट्स की सूरत में आपको मिलते हैं और ये बाकायदा सब्जेक्ट्स की सूरत में आपके कोर्सेज़ में शामिल होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसे हमने मुख्तसरन देखा। इसमें एक चीज़ और आप ऐड करते जाएं कि अक्सर हम दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में जो एक बारीक एक फ़र्क मौजूद है उसको समझना बहुत आसान है और वो आपको उस कन्फ्यूजन से भी बचाएगा कि कभी कभी आपको एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पेपर में ये टर्म यूज़ करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से कोई सवाल आ जाता है और कभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नाम से कोई सवाल देता है। तो इसमें किसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क जहन में रखें कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक वाइडर टर्म है, एक वसी इस्तिलाह है जो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। यानी तमाम ममालिक के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या किसी मुआहदे को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो एक वसी इस्तिलाह, जनरल इस्तिलाह, एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है जिसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहा जाता है। लेकिन जब आप एक ख़ास स्पेसिफिक टेरिटरी की बात करते हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक कंट्री की बात करेंगे, तो जिस तरह हम आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को
ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو کانٹریکٹ ایکٹ 72 کی جب اصطلاح استعمال کی جائے گی تو اس سے مراد وہ معاہدے کا وہ قانون ہوگا جو پاکستان کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جو ہمارے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہے، جو ہمارے ملک کے اندر نافذ العمل ہے، اور جس کا تعلق ہمارے اس خاص خطے سے ہے۔ لہٰذا دا کانٹریکٹ ایکٹ کی جب ہم بات کریں گے تو کسی خاص خطے کے اندر جو معاہدے کا قانون ہوگا اس سے ریلیونٹ ہوگا، اور جب ہم لا آف کانٹریکٹ کی بات کریں گے تو ایک جنرل سینس آئے گا، ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو کانٹریکٹ سے متعلق لا ہوں گے انہیں ہم کانٹریکٹ لا کے نام سے ہم تعبیر کریں گے۔ آج یہ کانٹریکٹ ایکٹ کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا کہ یہ کہاں سے ڈرائیو کیا گیا، اس کے سورسز کیا ہیں، یہ کس طرح ہمارے سامنے موجودہ صورت شکل میں موجود ہے، اور یہ پہلے کن کن چیزوں کا مجموعہ تھا، اس کو ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اور جو پارٹ سیکنڈ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ کانٹریکٹ ایکٹ کو سیکشن وائز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ مختصراً میں بتاتا جاؤں کہ اس میں ہم کانٹریکٹ کو پڑھیں گے، اس کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے، یہ بنتا کیسے ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، پرومس کسے کہا جاتا ہے، پرومسر کیا ہوتا ہے، پرومسی کیا ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ کیسے بنتا ہے، ایگریمنٹس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، پھر کون سا ایگریمنٹ جو ہے وہ انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے اور وہ کانٹریکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کانٹریکٹس کی کائنڈز کتنی ہوتی ہیں، فارمیشن کے لحاظ سے اس کی کیا کائنڈز ہیں، انفورسیبلٹی کے لحاظ سے کیا کائنڈز ہیں، اور اس کی پارٹیز کے لحاظ سے کیا کائنڈز ہیں، اور پھر یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، بریچ آف کانٹریکٹ سے کیا مراد ہے، اور کون سی لائبلٹیز، رائٹس اور آبلیگیشنز ہیں جو کانٹریکٹ کرنے کے بعد دونوں پارٹیز پر، دونوں فریقینز کے کندھوں پہ ڈل جاتی ہیں، قانون ڈالتا ہے، اور پھر قانون انہیں کس طرح پابند کرتا ہے، اور جو فریق قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس معاہدے کو توڑتا ہے، اس کو کس طرح اس کے خلاف قانون دوسری پارٹی کو ریمیڈیز دیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔